चीन ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसका असर आने वाले महीनों में आपकी थाली तक पहुंच सकता है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट के युद्ध पर टिकी है और ज्यादातर चर्चा तेल की कीमतों को लेकर ही हो रही है। लेकिन इसी बीच एक और ऐसी घटना हुई है जिस पर शायद उतनी बात नहीं हो रही, लेकिन इसका असर ज्यादा गहरा हो सकता है। दरअसल चीन ने फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट पर सख्त नियंत्रण लगा दिया है और अब पहली नजर में ये एक सामान्य आर्थिक फैसला लग सकता है। लेकिन अगर हम इसे ग्लोबल सप्लाई चेन के संदर्भ में देखें तो सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ डोमेस्टिक ज़रूरतों को पूरा करने का एक कदम है या फिर इसका असर आने वाले समय में दुनिया की फूड सप्लाई पर भी पड़ सकता है। क्योंकि आज की इंटरकनेक्टेड दुनिया में फर्टिलाइजर सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है, डायरेक्टली जुड़ा है फूड प्रोडक्शन से, एग्रीकल्चर आउटपुट से और अंत में देश की फूड सिक्योरिटी से। और यहीं से शुरू होती है इस पूरे मुद्दे की असली कहानी। अगर हम इस फैसले को थोड़ा गहराई से समझें तो यह सिर्फ एक शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक स्टेप नहीं दिखता, बल्कि एक बड़े पैटर्न का हिस्सा लगता है। और पिछले कुछ सालों में बार बार यह देखा गया है कि जब भी ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर दबाव आता है, चीन अपने एक्सपोर्ट्स को खुला रखने के बजाय उन्हें कंट्रोल करना शुरू कर देता है। कोविड के समय भी हमने देखा कि क्रिटिकल सप्लाईज पर कंट्रोल लगा दिया गया था और अब फर्टिलाइजर के मामले में भी कुछ वैसा ही पैटर्न सामने आ रहा है। और अब यहाँ एक बुनियादी सवाल उठता है कि आखिर फर्टिलाइजर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि मॉडर्न एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर सिर्फ एक इनपुट नहीं बल्कि प्रोडक्टिविटी का कोर फैक्टर है। और कई स्टडीज ये दिखाती है कि फर्टिलाइजर के बिना क्रॉप यील्ड्स में सिग्निफिकेंट गिरावट आ सकती है। यानी अगर फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी कम होती है तो उसका असर सीधे प्रोडक्शन पर पड़ता है, और जब प्रोडक्शन घटता है तो उसका असर प्राइसेस और अवेलेबिलिटी दोनों पर दिखता है। और यही वजह है कि एक्सपर्ट इस स्थिति को सप्लाई डिस्ट्रप्शन नहीं बल्कि एक फूड सिस्टम रिस्क के रूप में देख रहे हैं। क्योंकि यह असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे पूरी फूड चेन में फैलता है। और अब इस पूरे मामले में सबसे क्रिटिकल फैक्टर बनता है डिपेंडेंसी। दरअसल साउथ ईस्ट एशिया के कई देश फर्टिलाइजर सप्लाई के लिए काफी हद तक चाइना पर निर्भर है। वियतनाम, जो ग्लोबल राइस एक्सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा संभालता है, वह भी फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स पर डिपेंड करता है। फिलीपींस जैसे देश जो राइस इंपोर्ट करते हैं वो इनडायरेक्टली इसी चेन से जुड़े हुए हैं। और अब इस चेन को सिंपल तरीके से समझिए। चाइना फर्टिलाइजर सप्लाई करता है, वियतनाम उस फर्टिलाइजर से राइस प्रोड्यूस करता है और फिलीपींस उस राइस को कंज्यूम करता है। और अगर इस चेन का पहला हिस्सा ही प्रभावित हो जाता है तो उसका असर आगे के हर लेवल पर दिखाई देता है। मतलब ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये उन लोगों की थाली का सवाल है जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। और यही कारण है कि यह डिसीजन सिर्फ एक देश की इंटरनल पॉलिसी नहीं रहता, बल्कि इसका असर रीजनल और ग्लोबल लेवल पर फैल सकता है। तब सवाल उठता है कि क्या यह कदम पूरी तरह डिफेंसिव है? यानी क्या चाइना सिर्फ अपनी डोमेस्टिक स्टेबिलिटी को सिक्योर करना चाहता है? क्योंकि चाइना की पॉलिसी में फूड सिक्योरिटी को हमेशा हाई प्रायोरिटी दी गई है। उसके लिए स्टेबल फूड सप्लाई सिर्फ इकोनॉमिक इशू नहीं है, बल्कि सोशल स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल कंटिन्यूटी से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए जब ग्लोबल प्राइसेस बढ़ते हैं तो एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल करना एक तरह से डोमेस्टिक प्रोडक्शन का तरीका भी होता है। लेकिन इसके साथ ही एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी सामने आता है कि जब कोई देश ग्लोबल मार्केट में इतना बड़ा शेयर रखता है और वो अचानक सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करता है, तो वो सिर्फ खुद को सिक्योर नहीं कर रहा होता, बल्कि ग्लोबल मार्केट डायनामिक्स को भी प्रभावित कर रहा होता है। और इसी संदर्भ में कुछ एनालिस्ट इसे सप्लाई चेन इन्फ्लुएंस या स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के रूप में भी देखते हैं, जहां बिना किसी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट के आप ग्लोबल सिस्टम में अपनी पोजीशनिंग मजबूत कर सकते हैं। और अब अगर हम इस पूरे सिनेरियो को इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो भारत एक बड़ा एग्रीकल्चरल कंट्री है, लेकिन फर्टिलाइजर के मामले में पूरी तरह सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। हम इंपोर्ट्स पर निर्भर रहते हैं और सरकार बड़ी मात्रा में सब्सिडी भी देती है ताकि किसानों को सस्ती दर पर फर्टिलाइजर मिल सके। और अगर ग्लोबल मार्केट में सप्लाई टाइट होती है तो इसका असर दो तरीकों से सामने आता है। या तो सब्सिडी बर्डन बढ़ेगा या फिर किसानों की लागत बढ़ेगी, और दोनों ही स्थितियों में आखिरकार इम्पैक्ट कंज्यूमर लेवल तक पहुंचता है। यानी ये मुद्दा सिर्फ इंटरनेशनल न्यूज़ नहीं है, बल्कि धीरे धीरे डोमेस्टिक इकोनॉमी से भी जुड़ जाता है। और अब इस पूरी कहानी को अगर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो यह साफ दिखाई देता है कि आज की दुनिया में पावर सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ से तय नहीं होती, बल्कि सप्लाई चेन रिसोर्सेस और एसेंशियल कमोडिटीज पर भी कंट्रोल उतना ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। और फर्टिलाइजर्स, जो पहली नज़र में एक टेक्निकल प्रोडक्ट लगता है, वह असल में ग्लोबल फूड सिस्टम की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बन चुका है। इसलिए यह समझना ज़रूरी है कि यह फैसला सिर्फ आज के लिए नहीं है, बल्कि इसका असर आने वाले महीनों में
धीरे धीरे दिखाई देगा। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि बड़े बदलाव हमेशा अचानक नहीं दिखाई देते, वे धीरे धीरे सिस्टम के अंदर फैलते हैं और जब तक उनका असर पूरी तरह सामने आता है तब तक बहुत कुछ बदल चुका होता है। और आज की दुनिया में ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से तय होती है कि कौन दुनिया की ज़रूरतों को कंट्रोल करता है। और आज सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? खाना। और इसलिए सवाल अब भी वही है कि क्या यह सिर्फ एक इकोनॉमिक डिसीजन है या फिर यह आने वाले समय में ग्लोबल फूड सिस्टम को रिशेप करने वाला कदम बन सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा।